ही टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपने सामने की ओर देखता है तो उसे एक बहुत घना जंगल दिखता है, जिसे देखकर ही आर्यन का गला सूखने लगता है। दिखने में डरावना होने के साथ साथ समय समय पर उस जंगल से भयानक आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से आर्यन के कदम खुद ब खुद ही पीछे की ओर जाने लगते हैं। पीछे जाते हुए उसे एक पल ऐसा महसूस होता है कि अब उसके पीछे जमीन नहीं बची है, तो वो झट से पीछे मुड़कर देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसे अपने पीछे बस बादलों से ढका आसमान दिख रहा था। वहां दूर दूर तक भी जमीन का नामो निशान नहीं था। फिर वो नजरें नीचे की तरफ करता है और अपने सामने का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसे नीचे बहुत से टापू उड़ते हुए दिखते हैं। उन सब का साइज अलग अलग था, कोई बहुत बड़ा था तो कोई बहुत छोटा। ये सब देखकर आर्यन को समझने में देर नहीं लगती कि वो भी अभी इन्हीं टापुओं में से एक में है। और ये समझते ही वो चिल्लाकर उस खरगोश को गालियां देने लगता है। साले खरगोश, एक बार बस बनने दे मुझे, देवता तुझसे नाक न रगड़वाई तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। अभी आर्यन ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें सबसे पहले कालरा शहर की पहाड़ी पर जाकर करिश्माई फूल को जमा करना होगा, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करेगा। उस आवाज को सुनकर वो आवाज की तरफ देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो एक गहरी सांस लेकर अपने कदम उस जंगल की ओर बढ़ा लेता है। जाते जाते वो मन ही मन उस खरगोश को गालियां भी देता जा रहा था। आर्यन के उस जंगल के अंदर जाते ही वह एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से वही खरगोश बाहर निकलता है। इस वक्त उस खरगोश का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, यहाँ तक कि उसकी शक्तियाँ भी पहले से बहुत कमजोर लग रही थी, मानो वो अपने अंतिम समय में हो। तभी वो खरगोश उस जंगल की ओर देखते हुए कहता है, तुम ही हम सब की आखिरी उम्मीद हो। वही दूसरी ओर आर्यन बिल्कुल आराम और सतर्कता से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अभी वो कुछ दूर आया ही था कि उसे बीच जंगल में एक शहर जैसा कुछ दिखता है, जो कि जंगल के बीचों बीच एक खाली मैदान में बना हुआ था। जैसे ही वो उस शहर के करीब पहुंचता है तो महसूस करता है कि वहां के इंसान कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा शरीर दूध की तरह गोरा था और उनके कान पतले और लंबे थे। उन्हें देखकर आर्यन को अपनी असली दुनिया में देखे एक एनी मुलर फ्रॉम इसेके चीट मैजिशियन में देखे एल्फ्स की याद आ गई। अभी वो उस शहर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उस शहर के दरवाजे पर खड़े कुछ हट्टे कट्टे एल्फ्स उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और तुम हमारे शहर एल्फ सिटी में क्या करने आए हो? एक हट्टा कट्टा एल्फ आर्यन की तरफ घूरते हुए कहता है। अभी आर्यन उसकी बात का जवाब देता कि तभी एक एल्फ जिसने कमांडर के कपड़े पहन रखे थे वो वहां आती है, और उस एल्फ को देखकर आर्यन एक पल के उसकी खूबसूरती में खो ही जाता है। उसका गोरा बदन, उसके गुलाब से लाल होठ, उसके लहराते काले बाल बार बार आर्यन को उसकी तरफ देखने को मजबूर कर रहे थे। तभी वो भी आर्यन की ओर देखती है और एक पल के लिए वो भी अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देख उसमें खो जाती है। पर फिर तभी वो अपने आप को संभालती है और आर्यन की ओर देखती हुई बोलती है, तुम कौन हो और हमारी सिटी में क्यों आ रहे हो? वो लड़की आर्यन को घूरते हुए कहती है, नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके शहर की तरफ आने का, वो मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ जिसकी वजह यहाँ तक आ पहुँचा। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं अभी चले जाता हूँ। ऐसा बोलकर आर्यन दूसरी तरफ जाने लगता है। अभी उसने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वही लड़की जिसका नाम मीरा था वो आर्यन को रोकती हुई कहती है, अभी रात होने वाली है और रात में किसी के लिए भी इस जंगल में घूमना अच्छा नहीं है। ऐसा करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह जाना। मीरा की बात सुनकर आर्यन के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर एक भीनी मुस्कान आ जाती है।
वही दूसरी ओर गेट पर खड़े लड़कों में से एक मीरा को टोकते हुए कहता है, पर कमांडर नियम के अनुसार कोई भी इंसान हमारी सिटी में नहीं आ सकता है। जिसकी बात सुनकर मीरा उसे घूरकर देखते हुए कहती है, और वही नियम ये भी कहते हैं कि किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, तो प्लीज राज आप मुझे मेरा काम न सिखाए। और मीरा की इस बात को सुनकर वो सिपाही जिसका नाम राज था वो चुप खड़ा रह जाता है। उसके बाद आर्यन मीरा के पीछे पीछे एल्फ सिटी के अंदर चला जाता है और एल्फ सिटी के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपना काम करने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहा था, चाहे वो कोई दुकानदार हो या कोई सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी। वही दूसरी तरफ इतने हैंडसम लड़के को अपनी सिटी में आता देख आसपास की सभी लड़कियों में खुसफुसाहट होने लगती है। अरे यार कितना हैंडसम है, नाची तो कर रहा है, उसे बाहों में समा लूं, एक लड़की बड़े ही सेडक्टिव अंदाज में आर्यन को देखते हुए कहती है। हाँ यार, अगर ये मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए ना तो मैं एक पल में पति को तलाक दे दूं। उसके साथ खड़ी एक दूसरी एल्फ जिसकी तीखी नाक और मनमोहक शरीर था वो आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, शादी और तुझसे तुझे उसके साथ चलती कमांडर मीरा नहीं दिखाई दे रही क्या? वहाँ से कुछ दूर खड़ी दूसरी वाली को जवाब देते हुए कहती है। और उस लड़की की बात सुनकर आसपास खड़ी सब एल्फ की नजर उसके साथ चलती कमांडर मीरा पर पड़ती है, जिसकी वजह से उनके वही जड़ खड़े रह जाते हैं। तभी अचानक ही आर्यन भी नोटिस करता है कि उसके आसपास लड़कियों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। चलो अच्छा है, मेरा चार्म तो कम नहीं हुआ है। तभी सना आर्यन को एक रिसोर्ट की ओर ले जाती है। जैसे ही आर्यन की नजर उस रिसोर्ट पर पड़ती है तो उसका मुंह बन जाता है। उस रिसोर्ट के सामने एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखे शब्द भी अब धुंधले पड़ने लगे थे। तब भी आर्यन किसी तरह उस बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ता है, राजमहल। नाम सुनकर वो एक बार फिर से उस रिसोर्ट को ऊपर से नीचे तक देखता है। वो रिसोर्ट एक 2 मंजिला इमारत थी जिसकी हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर जाएगा। तभी मीरा उस रिसोर्ट के अंदर चली जाती है, जिसे अंदर जाते देख आर्यन को भी रिसोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। और जैसे ही वो रिसोर्ट के अंदर आता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि बाहर से बेकार और मरियल सा दिखने वाला रिसोर्ट अंदर से किसी 7 स्टार होटल को मात दे। जैसे ही वो उस रिसोर्ट के अंदर पहुंचता है तो उसे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है, जैसा कि ज्यादातर बड़े होटल में होता है, पर यहाँ पर लोगों के सोचते ही उसके सामने उनकी मनपसंद चीज आती जा रही थी। ये देखकर आर्यन भी एक बार ये तरह करने की सोचता है और वो कुछ खाने का मंगाता है, पर उसके सामने कुछ नहीं आता। तभी मीरा उसे बताते हुए कहती है, जब तक तुम इस होटल में रूम बुक नहीं करते तब तक तुम इस जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीरा की बात सुनकर आर्यन अपने हाथ को सर रखकर एक मुस्कान देता है, जिसकी वजह से एक पल के लिए तो मीरा भी उसकी मुस्कान में खो जाती है। पर फिर वो अपने आप को संभालते हैं और रिसेप्शन पर जाते हैं। वही रिसेप्शन पर इस वक्त एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी, जो कि दिखने में बिल्कुल एक इंसान जैसी लग रही थी। जैसे ही आर्यन उस इंसान को देखकर कुछ बोलने वाला ही होता है कि तभी मीरा उसे बताते हुए कहती है, ये हाफ एल्फ है। हाफ एल्फ वो क्या होता? आर्यन चौंकते हुए मीरा से पूछता है। दरअसल हाफ एल्फ इंसान और एल्फ के मिलन के बाद पैदा होते हैं। ये देखने में बिल्कुल इंसान जैसे होते हैं, पर इनकी शारीरिक शक्तियां इंसानों से थोड़ी ज्यादा होती है। तब वो रिसेप्शन वाली लड़की मीरा की तरफ देखती बोलती है, जी बताइए मीरा जी, कौन सा रूम चाहिए आपको?